हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अपने घर पर मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हमारी सीडीपी ब्रह्मास्त्र सीरीज की अगली क्लास ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे हम क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत बोल सकते हैं, जो कि दोस्तों स्किनर द्वारा किया गया था। जो कि स्किनर एक मनोवैज्ञानिक थे, BF स्किनर इनका पूरा नाम है। और इन्होंने दोस्तों चूहे पर अपनी प्रयोग जो है हमारा एक्सपेरिमेंट किया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि स्किनर द्वारा दी गई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सभी टीचिंग एग्जाम, चाहे वो सीटेट और यूपीटेट, एसटेट, रीट, केवीएस, चाहे DSSS, सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सीडीपी ब्रह्मास्त्र सीरीज के अवश्य जुड़े। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है उसके बारे में हम डीपली और कंसेप्ट वाइज हम समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को आप अपनी मर्जी से लाइक, शेयर और कमेंट अपनी मर्जी से अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है दोस्तों कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसे किस किस नामों से जाना जाता है और स्किनर ने क्यों दी थी और क्या उसका मकसद था। दोस्तों, बात आती है अब किसे क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, हिंदी में बात कर रहा हूं दोस्तों, फिर नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, अनुक्रिया उत्तेजना का सिद्धांत, या फिर RS बॉन्ड थ्योरी, RS अनुबंधन सिद्धांत। दोस्तों, इंग्लिश में ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, रिस्पॉन्स R और S फैक्टर और RS थ्योरी भी बोला जाता है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत और अनुक्रिया उत्तेजना का सिद्धांत। दोस्तों, सबसे पहली बात जो मैंने आपको पहले पेज पे बताई थी, BF स्किनर वाज अ फाउंडर ऑफ दिस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हिम, द एक्टिविटीज दैट आर डन बाय एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स ऑफ देयर ओन फ्री will are known as operant. In this, the person does actively freely in the environment. दोस्तों, इसकी जो खोज है वो हमारे BF स्किनर ने की थी। इनके अनुसार वे अनुक्रियाएं जो जानवरों और मनुष्यों द्वारा अपने ऐच्छिक रूप से की जाती हैं। दोस्तों, जो जानवर और मनुष्य ह्यूमन बींग्स में जो भी होता है, उनमें ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स दोनों अपनी मर्जी से जो कार्य करते हैं उसे क्रिया प्रस्तुत कहते हैं। इसमें प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर कार्य करता है। दोस्तों, अब आगे बढ़ने का हम प्रयास करेंगे। क्या था इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर थ्योरी और क्या ये थ्योरी है, इसके बारे में हम डीपली अब कंसेप्ट वाइज समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इन्होंने जो है चूहे पर आविष्कार किया था। आप ये पिंजरा देख सकते हैं, जिसे हम केज बोलेंगे या फिर पिंजरा। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे एक भूखे चूहे को यहाँ पर डाला गया। एक यहाँ पर बटन दबाया गया, जिसे दबाने पर यहाँ से फूड अंदर आता था। यहाँ पर थोड़ी देर दबाता तो थोड़ा फूड आता था और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर वो काम करता था। यहाँ पर स्पीकर लगाया गया था, यहाँ पर लाइट्स वगैरह, और जो भी उसके अनुसार जो भी यहाँ पर जो भी आवश्यक सामग्री थी वो हमारे BF स्किनर साहब ने लगाने का प्रयास की थी। दोस्तों, ये इमेज आपके लिए यहीं से इसीलिए लगाई है ताकि आपके दिमाग में स्कीमा तैयार हो जाए कि कैसे सोचना है और किस प्रकार और किसके लिए आपको अब सारी थ्योरी को अपने माइंड में इमेजिन करना है। आपके दिमाग में स्कीमा तैयार हो चुका होगा। दोस्तों, अब बात करेंगे एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। क्या एक्सपेरिमेंट था और क्या हमारे BF स्किनर साहब बताना चाहते थे। इन्होंने अपना प्रयोग चूहों और कबूतरों पर किया था। दोस्तों, इन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे, एक तो चूहे पर और एक कबूतर पर। चूहे पर जो है दोस्तों प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं आपके सामने चूहे का एक्सपेरिमेंट और उसी के माध्यम से कंसेप्ट सेम है दोस्तों, उसी के माध्यम से हम सारे कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, बात एक ही है, बस आपको याद रखना है स्किनर ने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे, चूहे और कबूतर। मेनली चूहे पर प्रश्न आते हैं। इन्होंने एक भूखे चूहे को बॉक्स में रखा, जिसका नाम स्किनर बॉक्स रखा गया। ये भी प्रश्न आता है दोस्तों। चूहा पिंजरे में घूम फिर सकता था किंतु बाहर नहीं जा सकता था। बॉक्स के दीवारों में से एक लीवर लगा हुआ था, जिसका संबंध छत पर लगे हुए एक भोजन पात्र से था, जो कि आपने पिछली इमेज में देखा। लीवर जो मैंने बटन बताया था के नीचे एक प्लेट भी रखी थी। लीवर के दबाने से भोजन थोड़ा सा निकलकर प्लेट में गिर जाता था। चूंकि चूहे को पता नहीं था कि लीवर दबाना है, इसलिए वह इधर उधर घूमने लगा और दीवारों पर अपने पंजों से खरोचने लगा। तो दोस्तों, आपने जाना कि क्या हमारे स्किनर साहब करना चाहते थे। यहाँ पर एक चूहा लगाया गया, चूहे पर यहाँ पर लीवर और उसके नीचे एक प्लेट लगी थी, यहाँ से इसका खाना आता था इस ट्यूब के माध्यम से, और यहाँ पर साउंड लगी हुई थी। इस बटन के दबाते ही यहाँ से खाना यहाँ पर आता था और इस रास्ता खोजते 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 भूखा चूहा था, यहाँ पर खरोच मारने लग गया था। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह जनरलाइजेशन इसके अंदर नजर आएगी। सारे जो भी आपके कंसेप्ट है, सारे वर्ड आपको समझ में आ जाएंगे। आगे क्या हुआ दोस्तों,
संयोग से उसका पैर लीवर पर पड़ गया और उसे खाना मिल गया। कुछ देर बाद उसने फिर से लीवर दबाया और खाना खाया। लीवर दबाने की अनुक्रिया क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया। दोस्तों लीवर दबाने की जो क्रिया है वो क्या है? क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया, जिसका परिणाम भोजन प्राप्ति है। इस प्रयोग के अनुसार लीवर दबाने की अनुक्रिया भोजन प्राप्त करने का नियमित इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इसे नेमिकता अनुबंधन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। आगे दोस्तों बात है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इस प्रयोग में चूहे के सामने पहले खाना नहीं रखा गया, अर्थात उसकी उत्तेजना नहीं बढ़ाई गई। संयोग से उसका चलना शुरू हुआ, उसे खाना मिल गया, अतः हम कह सकते हैं कि पहले अनुक्रिया आया, बाद में उत्तेजना। इसी कारण इसका नाम अनुक्रिया उत्तेजना सिद्धांत रखा गया है। तो आई होप आप सभी के मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं जो आज तक आपके पेंडिंग में थे, हम भी जब तैयारी करते तो बहुत सारे चैनल्स और किताबों में तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है सारे मटेरियल को, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो है हम सारे को अपनी ईजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। आई थिंक दोस्तों, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों अब कुछ, ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स निकाल के आएंगी जो कि आपको बहुत अच्छी तरह समझनी है, और ये समझने से ही आपको मोस्टली जो है दोस्तों मोस्टली क्वेश्चंस आपके कवर अप हो जाएंगे। सबसे पहले बात आती है दोस्तों टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। दोस्तों आपने 2 थ्योरीज कंप्लीट कर ली। रीइंफोर्समेंट तो आप समझ गए होंगे, प्रबलन बोलते हैं जिनको। तो दोस्तों इन पुनर्बलन या पुनर्बलन, इससे रीइंफोर्समेंट होता है किसी को उकसाने के लिए या फिर कोई कार्य करने के लिए उसको थोड़ा सा लालच देना। रीइंफोर्समेंट कहते हैं हम 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट धनात्मक पुनर्बलन और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ऋणात्मक पुनर्बलन। ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। धनात्मक मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कुछ ऐसी चीजें जोड़ी जाती हैं जो व्यवहार को जारी रखने या फिर से सक्रिय होने के लिए अधिक संभावना होती हैं, यानी उसके व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए सुख देने वाला परिणाम पेश किया जाता है। जिन कामों का परिणाम सुखद होता है वह धनात्मक पुनर्बलन यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है दोस्तों, इसमें भोजन, पानी, प्रशंसा भी बोल सकते हैं आप, किसी की प्रशंसा करना, प्रेज करना, धन या फिर स्टेटस या फिर इंफॉर्मेशन, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। नेगेटिव इन्फोर्समेंट क्या है दोस्तों, ये भी आपके माइंड में आया होगा क्वेश्चन, तो इससे भी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ऋणात्मक पुनर्बलन यानी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अप्रिय व पीड़ादायक उद्दीपक होता है। इसकी सहायता से व्यक्ति वैसी अनुक्रियाएं करता है जिन्हें वह पीड़ा मतलब जो पीड़ा उसे हो रही है उद्दीपक से छुटकारा पा सके बस। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, आदमी का दुखदायी ठंड से बचने के लिए चादर ओढ़ना, ऊनी कपड़े पहनना, लकड़ी जलाना आदि, ये क्या है दोस्तों नेगेटिव, मतलब काम खत्म तो उसे वो फेंक देगा। दोस्तों एक बात और इंपॉर्टेंट है, उससे आप याद रखना, दंड को दोस्तों पनिशमेंट को हम ऋणात्मक पुनर्बलन या फिर प्रबलन नहीं कह सकते, क्योंकि दंड से मनुष्य डरता है और दंड अनुक्रिया को कम करता है, जबकि ऋणात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, हम ट्रैफिक पुलिस या दुर्घटना से बचने के लिए सीट बेल्ट का प्रयोग करते हैं, जो कि ऋणात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। दोस्तों किसी काम से बचने के लिए उसे रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो परमानेंट प्रॉफिट या परमानेंट लोभ के पीछे जब हम भागते हैं तो पॉजिटिव पुनर्बलन बोलते हैं। फिर दोस्तों आगे कुछ 2 टर्म और हैं जिसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट्स के नाम से जानते हैं, इन्हें भी आप समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों पॉजिटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्सर और सेकेंडरी रीइंफोर्सर, ये क्या है दोस्तों, प्राथमिक पुनर्बलन और द्वितीय पुनर्बलन। दोस्तों आप आराम से समझेंगे, प्राथमिक पुनर्बलन जैविक रूप से महत्वपूर्ण होता है जो हमारी शारीरिक जरूरतों को पूरा करता है, जैसे भोजन और पानी। और सेकेंडरी में क्या आता है दोस्तों, प्राइमरी, जैसे प्राइमरी में होता है दोस्तों जीने के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो इससे आप आवश्यकता ही है, इसके बिना आप नहीं जी सकते, तो वो होता है प्राइमरी रीइंफोर्सर प्राथमिक पुनर्बलन। और दूसरा दोस्तों सेकंड रीइंफोर्सर्स, इसमें द्वितीय पुनर्बलन। इसके अंदर दोस्तों व्यक्ति अनुभव के कारण पुनर्बलन की विशेषताएं प्राप्त कर लेता है, जैसे धन, प्रशंसा इत्यादि। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थी, इसलिए मैंने आपको बताना ठीक समझा, तो इसे आप स्क्रीनशॉट या नोट आउट कर सकते हैं। आगे दोस्तों सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू स्किनर्स।
तो दोस्तों आपने यहाँ पर समझा प्राइमरी रीइंफोर्सर और सेकेंडरी रीइंफोर्सर, जो प्राथमिक पुनर्बलन और द्वितीय पुनर्बलन, इन दो कंसेप्ट को आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि ये जो स्टोरी थी, यहाँ पर हमारे स्किनर साहब क्या कहना चाहते थे और क्या इनका मकसद था, उसके बारे में अब हम डीपली इस थ्योरी को समझने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है कि जो शेड्यूल, जो रीइंफोर्समेंट है वो कब देनी चाहिए और क्या क्या इसके पैटर्न है और कैसे स्किनर साहब ने इनको समझाने का, एक कंसेप्ट क्लियर करने का एक मकसद पूरा किया था। दोस्तों रीइंफोर्समेंट जो है, द शेड्यूल कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। 2 तरीके से रीइंफोर्समेंट देने चाहिए, चाहे आपके बच्चे हों। स्किनर साहब ने अपने चूहे के माध्यम से हमको ये जिंदगी का सार समझाने का प्रयास किया है। कंटिन्यूअस, दोस्तों हर 2 मिनट में, या फिर बार बार मतलब रीइंफोर्समेंट देने का प्रयास, या फिर दोस्तों पार्शियल, कुछ समय बाद। दोस्तों अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। जो कंटिन्यूअस है दोस्तों, इसमें जब भी क्रियाएं होती हैं तो पुनर्बलन प्रस्तुत करती हैं। जैसे दोस्तों उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, जब बच्चा 2 संयमों को ठीक जोड़ देता है, मतलब 2 जो सम है, 2 डिजिट के जो सवाल हैं दोस्तों, इनको बच्चा सही जोड़ देता है, तो प्रत्येक बार प्रशंसा करनी है। 2 बार जोड़ दिए ठीक है, 3 बार जोड़ दिए फिर प्रशंसा, या फिर उसे कुछ चॉकलेट वगैरह देना, मतलब कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। और दोस्तों पार्शियली रीइंफोर्समेंट में आप देखेंगे कि इसमें सभी क्रियाएं पुनर्बलन प्रस्तुत न करके केवल कुछ क्रियाएं पुनर्बलन प्रस्तुत करती हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर, कुछ सवाल ठीक होने पर प्रशंसा देना, या फिर कुछ फर्स्ट, या फिर पूरे साल में एक बार फर्स्ट आने पर उसको कुछ प्राइज दिलाना, या फिर कुछ गिफ्ट दे देना, अदरवाइज पूरे साल वो पढ़ता रहे, इसे हम बोलेंगे पार्शियल। तो दोस्तों इसके अंदर अब जो दोस्तों आंशिक, मतलब जो हमारे पार्शियल इन्फोर्समेंट है, इसके भी आगे जाके 4 प्रकार हमारे स्किनर साहब ने देने का प्रयास किया है, वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ पार्शियल रिइंफोर्समेंट, पार्शियल रिइंफोर्समेंट भी 4 प्रकार का है। ये कब कब देना है और कैसे क्या देना है वो समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों बात आती है फिक्स्ड रेशो शेड्यूल। फिक्स्ड रेशो शेड्यूल में दोस्तों आप देखेंगे निश्चित अनुपात सूची, नाम से ही पता लग रहा है, किसी अनुक्रिया की निश्चित संख्या के पश्चात दी जाने वाले पुनर्बलन को निश्चित अनुपात अनुसूची पर दिया जाने वाला आंशिक पुनर्बलन कहते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, एक अध्यापक को अगर 100% करवाने हैं तो हर 10% के बाद बच्चे को पुनर्बलन देना। दोस्तों जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, अगर 100 क्वेश्चन है तो टीचर हर 10 क्वेश्चन के बाद एक चॉकलेट बच्चों को दे रहा है, तो फिक्स्ड हो गया कि 10 क्वेश्चन के बाद एक चॉकलेट मिलेगी, फिर 10 क्वेश्चन के बाद एक चॉकलेट मिलेगी। तो ये दोस्तों फिक्स हो चुका है। इसके बाद बात आते हैं वेरिएबल रेशो शेड्यूल। वेरिएबल रेशो शेड्यूल में दोस्तों आप देखेंगे कि इसमें जो है दोस्तों विभिन्न अनुपात सूची, इसमें विभिन्न संख्याओं की गई अनुक्रियाओं के पश्चात दिए गए पुनर्बलन को विभिन्न अनुपात अनुसूची पर दिया गया है। यह पुनर्बलन सबसे प्रभावी है, सबसे बेस्ट जो शेड्यूल है दोस्तों, वो वेरिएबल रेशो शेड्यूल ही माना गया है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल से समझाता हूं, अब नाम से पता चल रहा है कि अनुपात का वह हिस्सा जो फिक्स न हो। जैसे दोस्तों अगर यहाँ पर 100 क्वेश्चन थे तो कभी 20 के बाद दे दिया, कभी 40 के बाद। इससे क्या है दोस्तों, बच्चा आदी नहीं होगा, इसमें बच्चे के अंदर हैबिट नहीं आएगी कि हर 10 क्वेश्चन के बाद उसे चॉकलेट मिलेगी तब वो आगे क्वेश्चन करेगा। इसमें बच्चे के अंदर हैबिट नहीं बनती, बच्चा बहुत सिस्टम से अपनी लाइफ को कंडक्ट करता है। तो ये सबसे बेस्ट है, आप इसको लिख भी सकते हैं, वेरिएबल रेशो शेड्यूल, विभिन्न अनुपात सूची इज द बेस्ट मेथड ऑफ रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। फिर दोस्तों बात है फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल क्या है दोस्तों, इसमें 10 मिनट के अगला जो होगा वो 20 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 40 मिनट। अब बच्चा समझ जाएगा कि अब मेरे को पहले 10 मिनट के बाद मिली थी, अब मेरे को 20 मिनट, तो अगला रीइंफोर्समेंट मेरे को 30 मिनट के बाद मिलेगा। अब वो उसको टाइम पास करने लग जाएगा। अब दोस्तों बात आती है अगला वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। दोस्तों इसमें बड़ी ही अब उत्सुकता बनी रहती है कि कब यह पुनर्बलन विभिन्न अंतराल काल के बाद दिया जाता है। किसी क्रिया के बार बार पुनर्बलन लगाने से वह क्रिया जल्दी से की जा सकती है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको हम। कक्षा में पुनर्बलन देने का समय जब निश्चित न हो, जैसे कि पहला पुनर्बलन 2 मिनट में, अगला 15 मिनट में और उससे अगला 7 मिनट में। तो दोस्तों इस चारों में जो है दोस्तों हमारा वेरिएबल, जिसमें दोस्तों 2 प्रश्न के बाद, कभी 3 प्रश्न के बाद, मतलब कभी भी हम दे सकते हैं, तो ये सबसे बेस्ट माना गया था। तो इसलिए दोस्तों आप समझ सकते हैं कि, और शायद इसमें ना भी दें, लेकिन इसमें क्या है, इसमें अब कंफ्यूजन आती है दोस्तों कि इसमें और इसमें,
वेरिएबल रेशो और वेरिएबल इंटरवल। वेरिएबल रेशो ये है दोस्तों कि प्राइस तो देना है और इसमें इंटरवल टाइम के अकॉर्डिंग देना है। तो बच्चे को टाइम में, मतलब उसको हम गधा नहीं बनाना कि टाइम पास कर, तेरे को कभी ना कभी तो मिलता ही रहेगा। यहाँ पर आपका रेशो मतलब कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन ठीक हुआ फिर दे दो, फिर दे दो। तो ये दोस्तों आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं या फिर कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है, ये तो हो गया रीइंफोर्समेंट। अब बात आएगी कि पनिशमेंट, दंड। दंड भी दोस्तों दो प्रकार के हैं, एक तो पॉजिटिव पनिशमेंट, एक नेगेटिव पनिशमेंट। तो दोस्तों पॉजिटिव दंड, तो धनात्मक दंड है, कुछ ऐसी चीजें जोड़ी जाती हैं जो व्यवहार को जारी रखने या फिर से होने की संभावना को कम कर देती हैं। जो पसंद न हो परिणाम पेश किया जाता है। मतलब इसमें दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मतलब जो व्यवहार को फिर से ना होने के लिए हम कुछ दंड दे देते हैं। जैसे अपने बच्चों को सिखा देते हैं या फिर वो कुछ गलत लैंग्वेज या फिर कुछ तू तड़ाक में बात करते हैं, तो हम उनको एक चाटा लगा देते हैं ताकि ये गलती दोबारा न हो। तो ये होगा पॉजिटिव पनिशमेंट। उसका इससे उसका स्पीकिंग स्किल्स और उसका बोलने का तरीका हमारे बेटे का, हमारे लाडले का बिल्कुल ठीक रहेगा। एक दोस्ती होती है नेगेटिव पनिशमेंट, ऋणात्मक। कोई ऐसी वस्तु हटा देना जो व्यवहार को जारी रखने में फिर से सक्रिय होने की संभावना को कम कर देती है। इसमें दोस्तों कुछ ऐसी नेगेटिव, बेमतलब किसी को पीट देना, ये नेगेटिव पनिशमेंट हो जाती है। मतलब अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकाल देना, ये ऋणात्मक दंड होते हैं। नेगेटिव, बिना कुछ इम्पैक्ट के, बिना कुछ वजह के ये गलत होते हैं, तो इसलिए हम इसको नहीं जोड़ते। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फैक्टर हैं जिससे आप स्कैनर की थ्योरी में जो आप समझने गए 4 चांद लगाने का प्रयास ये वाला पेज आपकी तैयारी में करेगा। तो दोस्तों इसमें बात आती है सम इंपॉर्टेंट फैक्टर अकॉर्डिंग टू स्किनर। स्किनर के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों सबसे पहले बात आती है स्वीपिंग। दोस्तों चूहे ने लीवर पर पैर दबाया, खाना ऊपर से आया। फिर वो थोड़ी देर इधर भटकता रहा, फिर उसको धीरे धीरे समझ में आया कि लीवर पर पैर दबाने पर ही खाना आता है। अब वो इधर उधर नहीं भटक रहा, अब इधर उधर नहीं भटक रहा, अब सीधा लीवर पर पैर। तो ये है दोस्तों शेपिंग। किसी चीज अनुक्रिया के अनुसार ढल जाना। जैसे दोस्तों आपने अपने बच्चे को बोल रखा है कि आप शाम को 1.5 घंटा पढ़ाई करोगे तो आपको एक चॉकलेट मिलेगी। धीरे धीरे आप रीइंफोर्समेंट को कम कर दीजिए, आप देखेंगे कि बच्चा जो है शेपिंग कर लेता है। या फिर आप अपनी लाइफ से भी आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। किसी भी क्रिया को आप 21 दिनों तक जब कर लेते हैं तो आप शेपिंग, जो व्यवस्थापन है, व्यवस्थापन, वो आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाती है। आप अपनी लाइफ से भी इस एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करेंगे कि शेपिंग क्या है। दोस्तों आप 21 दिन किसी काम को कर लिया, आप मान लो आप इंग्लिश से डरते हैं, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं मेन एग्जाम की, KVS DSSB जैसे एग्जाम की, और आप इंग्लिश से डरते हैं, तो आप 21 दिन इंग्लिश कर लीजिए, आपकी हैबिट बन जाएगी अपने आप। इसे शेपिंग बोलते हैं, जो कि एक चूहे के एग्जाम्पल से, एक्सपेरिमेंट से हमारे स्किनर साहब ने समझाने का प्रयास किया था। अब दोस्तों बात आती है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या है दोस्तों? इसमें जब व्यक्ति, जनरलाइजेशन इसमें दोस्तों सामान्यीकरण, जब व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रतिक्रिया सीख लेता है तो वह उद्दीपक से मिलते जुलते सभी अन्य क्रियाओं पर वैसे ही अनुक्रिया करने लग जाता है। दोस्तों अगर मान लीजिए आपको किसी कुत्ते ने काट लिया, तो दोस्तों आपको एक प्रॉपर ब्रीड, मतलब एक प्रॉपर नस्ल के कुत्ते ने पाड़ा है, मतलब काट लिया, तो आप सभी कुत्तों से आपके अंदर फोबिया बन जाएगा। यह है जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। आप दोस्तों इस चीज़ का सामान्यीकरण कर देंगे कि कुत्ता चाहे किसी भी नस्ल का हो, मुझे उससे दूर ही रहना है। एक दोस्तों बात आती है हैबिट कंपटीशन। इस श्रृंखला में उचित आदत निर्माण के लिए पुनर्बलन दिया जाता है। इसमें दोस्तों आप समझेंगे हैबिट कंपटीशन, ये 21 दिन वाली हैबिट है कि आपको 21 दिन वाली हैबिट के अंदर, ये तो हो गया दोस्तों अपने लिए। अगर आप बच्चे की बात करेंगे तो आप डेली एक चॉकलेट देंगे 1-1.5 घंटे के लिए, फिर आप बोलेंगे 2 घंटे के लिए एक चॉकलेट, फिर 3 घंटे के लिए। तो ये आपकी अच्छी हैबिट बनाने के लिए ही आपको एक रीइंफोर्समेंट माँ बाप के द्वारा दी जाती है, या फिर आप अपने लाडले बच्चों के लिए ये देने का प्रयास करते हैं। अब बात आती है चेनिंग, श्रृंखलाबद्धता। स्किनर ने अपने प्रयोग में कबूतरों को पुनर्बलन देने के लिए उसे नचाना सिखाया था। ये दोस्तों मैंने आपको ये कबूतर वाली जो थ्योरी है ये बताने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि दोस्तों अक्सर पेपरों में, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में हमने देखा कि कबूतर वाली थ्योरी नहीं बताई जाती और ये काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहती है। बाकी थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए आप समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों जब हम डांस क्लास में जाते हैं तो पहले आपको एक स्टेप सिखाया जाता है,
फिर उसको हटाकर दूसरा स्टेप आपको सिखाया जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। दोस्तों फिर आपने देखा भी होगा कहीं पर गान जो हमारे डांस के वे वीडियोस वायरल होती हैं बाद में, जो आफ्टर सॉन्ग्स मतलब बिहाइंड द सीन्स जो डांस वीडियो होती हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा कि 1 2 3 4 ऐसे बोलते हैं वो। तो यहाँ पर उसकी चेन सिस्टम होती है, पहले में ये स्टेप, दूसरे में ये स्टेप, तीसरे में ये स्टेप, चौथे में ये स्टेप। इन स्टेप्स को कंक्लूड करके आपका पूरा डांस कवर अप होता है। तो ये होती है चेनिंग, ये होते हैं श्रृंखलाबद्ध। ऐसे ही दोस्तों हमारे स्कूल्स में कुछ कार्य करवाए जाते हैं। जैसे दोस्तों शुरू में अगर बच्चे को बैडमिंटन सिखाना या फिर कोई भी गेम सिखाना है तो पहले उसे डायरेक्ट गेम नहीं किया जाता, पहले उसके फिजिकल वर्कआउट करवाया जाता है। फिर उसको धीरे धीरे चेनिंग के थ्रू, जैसे फुटबॉल खेल रहा है तो उसको धीरे धीरे किक असेंबल करना सिखाएंगे और वो डिफेंड करना सिखाएंगे और फिर उसको अटैक करना सिखाएंगे। तो दोस्तों चेनिंग के माध्यम से ये कोई भी काम पूरा होने की जो हमारे स्किनर ने बताया था। तो दोस्तों ये आपने इस वीडियो में सारी बातों को समझा और आपने जाना कि क्या हमारी रीइंफोर्समेंट थ्योरी थी और उनके विभिन्न नाम आपने जाने और किस पर उन्होंने एक चूहे पर हमारे स्किनर साहब ने और कबूतर पर हमारे स्किनर साहब ने करने का प्रयास किया था। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर देना। हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि आपके सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर चैनल पर सभी अपडेट आपको मिल जाएगी। और आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी में हम 4 चांद लगाने का दोस्तों काम करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।